हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया है सांख्यिकी या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम समांतर माध्य निकालते हैं, कैसे माध्यिका निकालते हैं और कैसे बहुलक निकालते हैं, और माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है इसको भी हम लोग जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक बेहतर समझ के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू अवश्य देखिएगा। ध्यान दीजिए, सांख्यिकी क्या होता है? इसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें आंकड़े क्या होते हैं, तो आंकड़ों में आ जाएगा जनसंख्या, उम्र, प्राप्तांक। प्राप्तांक कहने का सेंस कि अगर कोई एक टेस्ट लिया जाए तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ नंबर पाएंगे। जैसे 100 नंबर का टेस्ट लिया जाए, कुछ बच्चे 70 नंबर पाते हैं, कुछ 60 पाएंगे, कुछ 80 पाएंगे, कुछ 65 पाएंगे, कुछ 75 पाएंगे। लेकिन अगर एक एवरेज देखा जाए कि उस क्लास का एवरेज मार्क्स क्या आया है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मुझे एक केंद्रीय प्रवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम एक समूह के डेटा को बता सकें। और समूह का डेटा हम कैसे बताएंगे कि जैसे कुछ बच्चे जो है 60, 65, 70, 75, 80 तक नंबर पाए हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो हमारा क्लास है उस क्लास में लगभग 70 नंबर पाने वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 80 हैं, कुछ 60 हैं, उसी के बीच में एक वैल्यू मान लिया जाता है। और वो केंद्रीय प्रवृत्ति कैसे निकाली जाती है, उसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक माध्य होता है, एक माध्यिका होती है और एक बहुलक होता है। तो हम इन तीनों को एक एक करके सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आंकड़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आंकड़े क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आंकड़े ही होते हैं, ठीक है। इन्हीं आंकड़ों का हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं आंकड़ों का हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहें तो सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंटर की तरफ इंडिकेट करती हो, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या हो सकती हैं? माध्य, इसे मीन कहते हैं, माध्यिका इसे मीडियन कहते हैं, और बहुलक इसे मॉड कहते हैं, ठीक। इन्हीं तीनों में हमें संबंध भी निकालना है। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। पहले माध्य क्या होता है इसको जान लें। तो ध्यान से देखें, अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य जब भी हम निकालते हैं किसी भी आंकड़े का, जो आंकड़ा दिया हुआ हो, उन आंकड़ों को क्रमशः x1, x2, x3 से लिखते हैं। और माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। इसे x बार से इंडिकेट किया जाता है, निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। x1, x2, x3 ये प्राप्तांक हैं, जो नंबर आपको मिले थे, जैसे 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर। ये जो नंबर्स बच्चे पाए थे, उन्हीं नंबर्स को ही हम इंडिकेट किए हैं x1, x2, x3 से। तो कितने बच्चे थे? हमें मान रहे हैं कि n बच्चे थे, तो लास्ट में xn। कुल कितने बच्चे थे, और जितने बच्चे होंगे उतनी संख्या से हमें डिवाइड कर देना होगा। तो 1 2 3 4 5 लास्ट में n है, तो n बच्चे होंगे, तो n से भाग दे दिया जाएगा। ये हो गया समांतर माध्य का फार्मूला। समांतर माध्य, x बार को ही क्या कहा जाता है? समांतर माध्य, या सिंपली माध्य बोल दिया जाता है, या इसे औसत भी कह सकते हैं। तो समांतर माध्य हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा पदों का योग। ये पद हैं या आंकड़े हैं, आंकड़ों का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो आप ध्यान से देखें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10, और इसको जो है किससे डिवाइड किया जाएगा? पदों की संख्या 10।
तो 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ लेंगे और 10 से भाग दे देंगे। तो जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और 10 से जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 5.5। तो 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 5.5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी आंकड़े दिए गए रहें उनको हम जोड़ लेंगे। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य निकालिए तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 15, 14, 16, 18, 20। तो प्रथम 10 हो गए और प्रथम 10 सबको जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से जो है माध्य निकालना बहुत ही आसान होता है। जितने आंकड़े दिए गए रहें उन सभी आंकड़ों को जोड़ लिया जाता है और जितनी संख्या होती है उस संख्या से भाग दे दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये करता है कि कभी कभी कहता है कि समांतर माध्य पता रहता है, ठीक है, और इसमें कुछ मिसिंग कर देता है। जैसे 6 की जगह पर x कर देगा, 10 की जगह पर कुछ x1 कर दे, या कुछ मतलब मिसिंग रहेगा और आपको वह मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो एक साल पूछा हुआ था, लिख लीजिए। 4-5 क्वेश्चन है, 4, 5, 7, 9, 7, 9 और कोई एक नंबर मिसिंग कर देते हैं, x कर देते हैं, x। तो 4, 5, 7, 9, x, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 नंबर हैं। तो इसका जो है समांतर माध्य कितना आ जाएगा, लगभग 6 के बराबर होगा। तो इसका समांतर माध्य 6 है। तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य यानी x बार बराबर 6 दिया है और हम जानते हैं x बार बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3 + xn/n होता है। तो कितनी संख्याएं हैं ये देखा जाए। समांतर माध्य की जगह पर 6 रख दिया जाए, x1 की जगह पर हो जाएगा 4, 5, 7, 9 और x। जितने भी टर्म हैं, तो यहाँ पे कितने टर्म थे, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5 लिख लिया जाएगा, बटे 5 कर दिया जाएगा। अब आप 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 छक 30, 30 बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 5, 4, 9 हो जाएगा और 9, 9, 18 हो जाएगा, 18 और 7, 8, 7, 15 यानी कि 25 हो जाएगा। 25 + x। अब ये 25 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि ये +25 है, इधर आएगा -25 हो जाएगा। 30 - 25 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 30 में से 25 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इस तरह से अगर समांतर माध्य दिया रहता है तो कोई भी मिसिंग नंबर हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन ये बन जाता है। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चंस को लगा लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, आप इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को बताएंगे। जैसे आप ध्यान से देखें, समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य के नीचे 1 कर लीजिए। अगर हमें पदों का योग निकालना रहे और समांतर माध्य दिया रहे तो हम कैसे निकालते हैं। तो पदों का योग, ध्यान से देखें, पदों का योग बराबर समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। आप ऐसे कर लीजिए, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखिए, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। जैसे समांतर माध्य को x बार कहते हैं और ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, x1, x2, x3, ये सबका सम करना है। सम यानी योग करना है। तो योग को सम, और सम से एक टर्म आता है समेसन, जिसका सिंबल सिग्मा की तरह से होता है, उसी को समेसन कहते हैं। देखिए ये एस टाइप का होता है, एस। तो ये ऐसे बनाएंगे तो ये सिग्मा हो गया, इसका मतलब होता है समेसन, यानी कि पदों का योग। समेसन लगा देंगे और x1, x2, x3 तो आंकड़े हैं, तो आंकड़े x टाइप के आंकड़े हैं, तो इसे हम कहेंगे xi। इसका मतलब ये हो जाएगा i की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी 1 रखेंगे तो x1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो x2 मिलेगा। तो इस तरह से जितने टर्म मिलेंगे सबका योग है। तो योग के लिए हम समेसन का यूज़ करते हैं या सिग्मा का यूज़ करते हैं। तो ये सिग्मा हो गया।
और बटे पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो पदों की संख्या n से निरूपित किया जाता है, तो ये हो गया n, हमेशा यहाँ पे n से डिनोट किया जाएगा। अब पदों का योग अगर हमें निकालना हो तो इसके बटे 1 कर दीजिए, सिर्फ पदों का योग, तो समेसन ऑफ xi निकाल लीजिए, तो n गुणे x बार क्या हो जाएगा, n गुणे x बार। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पदों का योग बराबर n गुणे समांतर माध्य। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी हो गया, इसका भी हमें बहुत यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम पदों का योग निकालेंगे, पदों की संख्या पता रहेगी, समांतर माध्य पता रहेगा, तुरंत आप पदों का योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। समांतर माध्य निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य को x बार, यहाँ पे बार लगा करके डिनोट किया जाता है, तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ xi अपान n, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस पे आप एक अच्छी पकड़ बना लीजिए। ठीक है, और अगर आप एक बेहतर पकड़ बना लेते हैं तो सांख्यिकी से संबंधित जितने भी तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे। चलिए, इसमें जो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर इस x1, x2, x3 और xn में किसी भी टर्म को जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा। आप ऐसे समझिए कि x1 में भी a जोड़ दिया जाए, x2 में भी कुछ जोड़ दिया जाए a, x3 में a जोड़ दिया जाए और xn में a जोड़ दिया जाए, यानी कि सारे टर्म में a जोड़ दिया जाए, तो जो नया समांतर माध्य आएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें कितनी चेंजिंग आ जाएगी। तो आप ऐसे समझिए कि पहले समांतर माध्य x बार था, अगर प्रत्येक पद में a जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य x बार डैश हो जाएगा। पहले समांतर माध्य x बार था, उसमें a जोड़ दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक संख्या में कुछ घटा दिया जाए तो नया समांतर माध्य x बार डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहले का समांतर माध्य माइनस a हो जाएगा। अगर इसमें किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी कि प्रत्येक पद में a से गुणा कर दिया जाए, तो नया समांतर माध्य x बार डैश बराबर क्या हो जाएगा, a से गुणा कर रहे हैं तो a गुणे x बार हो जाएगा। मतलब नया समांतर माध्य उतने गुना हो जाता है, और अगर भाग दे देते हैं तो नया समांतर माध्य उतना आप भाग दे दीजिए, तो x बार डैश क्या हो जाएगा, x बार में a से आप भाग दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब ये क्यों आता है, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझ लीजिए, या उसको भी जानना जरूरी है। जैसे इसी में अगर हम हर जगह a जोड़ दें, ध्यान से देखें, तो नया समांतर माध्य x बार डैश हो जाएगा, और हर जगह हम a जोड़ दें तो यहाँ a जोड़ेंगे तो a मिलेगा, यहाँ a जोड़ेंगे तो a मिलेगा, हर जगह a मिलेगा। अब बात ये आती है कि a कितनी बार मिलेगा, तो यहाँ पर a n बार मिलेगा, तो a x1 प्लस a धन x2 प्लस a धन, ऐसे करके हम xn प्लस a, तो a तो हर टर्म में आया ना बटे n, तो a जो है इसे हम अलग कर लेंगे, सबसे जोड़ करके अलग कर लेंगे, तो x बार डैश बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट xn, इसके बटे n यहाँ पे कर लेते हैं, और धन a कितनी बार आ रहा है, n बार a आ रहा है, तो n a अब पूरे के बटे n कर दे रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, धन n a हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट xn, और a n बार आया है तो n से गुणा कर लेंगे। जैसे a अगर 5 बार आया होता, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5a लिख देते हैं। a 2 बार आता तो 2a, a 3 बार आता तो 3a, 5 बार आया तो 5a, ऐसे n बार a आएगा तो na लिख दिया जाएगा। अब इतना बटे n कर लीजिए, धन na बटे n कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट डॉट xn बटे n प्लस na बटे n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आप बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको x बार लिखा जाएगा, धन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो नया जो समांतर माध्य है वो पुराने समांतर माध्य से a अधिक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म में a जोड़ दिया गया, तो जो नया समांतर माध्य होगा वो a अधिक हो जाएगा। अगर a घटा दिया गया होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, और यहाँ भी माइनस आ जाता, तो नया समांतर माध्य घट जाता। अगर a से हर टर्म में गुणा कर दिया जाता तो a बाहर आ जाता। ठीक है, तो जो नया समांतर माध्य आता वो
ए गुना हो जाता। ऐसे ही अगर हम ए से भाग देते तो नया समांतर माध्य में ए से भाग दे दिया जाता। तो ये एक नया रिजल्ट है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसे ऐसे समझ भी सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से बता दिए आपको, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि केवल ए आंसर कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था एक साल 2017 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जैसे 12 प्रेक्षण थे, 12 प्रेक्षण का, प्रेक्षण मतलब वही आंकड़े, 12 आंकड़ों का, 12 प्रेक्षण का जो समांतर माध्य था, 12 प्रेक्षण का जो समांतर माध्य है वो 15 है। 12 प्रेक्षण का समांतर माध्य 15 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक प्रेक्षण में 4 से गुणा कर दिया गया, 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। अब आप इसका आंसर करें कि 12 प्रेक्षण का समांतर माध्य 15 था, ठीक है, और प्रत्येक पद में यानी कि प्रत्येक टर्म में 4 से गुणा कर दिया गया, तो सीधी सी बात है 4 कॉमन हो जाएगा और ये ऐसे ही बचा रह जाएगा और इसे पुराना समांतर माध्य यानी x बार कहेंगे। तो 4 से हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो नया समांतर माध्य चूंकि हर टर्म में 4 से गुणा किया गया है तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 4 गुणे पुराना समांतर माध्य, तो नया समांतर माध्य। देखिए इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तुरंत आप निकाल देंगे। अब चूंकि 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 गुणे पुराना समांतर माध्य कितना था, 15 था, तो 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 चौका 60। आप देखते ही आंसर कर देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर साल इससे क्वेश्चन एक ठे पूछा जाता है, एक प्रश्न तो बन ही जाता है। तो 12 प्रेक्षण का समांतर माध्य 15 है और प्रत्येक प्रेक्षण में 4 से गुणा किया गया तो नया समांतर माध्य क्या होगा, 4 से गुणा कर देंगे। अगर यही चीज जोड़ा गया होता, प्रत्येक पद में 4 जोड़ा गया होता तो नया समांतर माध्य क्या हो जाता, तो 4 हम जोड़ देते 15 में, 15 4 19 हो जाता। प्रत्येक पद से 4 घटा दिया गया होता तब क्या करते हैं, तो आप 15 में से 4 घटा देते हैं तो नया समांतर माध्य मिल जाता। चूंकि इसमें गुणा किया गया है इसलिए आप भी गुणा कर दीजिए तो नया समांतर माध्य आपको मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है, इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दिया। ये चीज़ जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसको लगाना भी आप सीख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 5 प्रेक्षण दिए गए रहें और उसका समांतर माध्य आपको पता है, तो 5 प्रेक्षण या चाहे जितने प्रेक्षण दिए रहें तो उसका हम योग निकाल सकते हैं। फिर शुरू के कुछ प्रेक्षण दिए रहें और अंत से कुछ प्रेक्षण दिए रहे तो उसका भी हम योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें संख्या बताना आसान हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक साल कि 5 प्रेक्षण का समांतर माध्य, ध्यान से देखिएगा, 5 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना है, 15 है और प्रथम 3 प्रेक्षण का समांतर माध्य, ध्यान से देखें, प्रथम 3 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना दिया था, 14 और अंतिम 3 समांतर माध्य का, अंतिम 3 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना दिया था, 17, ठीक है। यानी कि 5 प्रेक्षण का यानी कि 5 आंकड़े का समांतर माध्य 15 दिया हुआ है। करा कि शुरू का जो 3 है वो 14 है और अंतिम का जो 3 है वो 17 है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 प्रेक्षण हैं तो एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है और एक x5 है। शुरू के 3 का समांतर माध्य, इसका मतलब ये कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, शुरू का 3 14 और लास्ट का 3 क्या हो जाएगा, x3 x4 x5, यही ना होगा लास्ट का 3। तो x5 x4 और x3 इसका समांतर माध्य कितना दिया है, 17 दिया है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि जो तीसरा पद है, देखिए x3 इसमें भी है, x3 इसमें भी है, तो जो तीसरा पद है वो क्या होगा, यानी कि x3 का मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं, इसलिए आप इस पर अच्छी पकड़ जरूर बना लीजिए। थोड़ा सा ध्यान से आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैं सिखा दूं।
ध्यान से देखें, 5 प्रेक्षण का समांतर माध्य 15 है, तो तुरंत यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, योग निकाल लेंगे। योग का मतलब ये कि 5 प्रेक्षण का आप समांतर माध्य की जगह पर योग कर दीजिएगा, 5 प्रेक्षण का योग। तो योग निकालने के लिए अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जब भी हम योग निकालते हैं, समेशन ऑफ xi निकालते हैं, तो n गुणे समांतर माध्य कर देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 प्रेक्षण का समांतर माध्य 15 है, तो योग क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो योग हो जाएगा 15 पचे 75। तो 5 गुणे 15 बराबर बराबर 75। अब यहाँ पे प्रथम 3 का योग निकाल लीजिए। तो प्रथम 3 प्रेक्षण का समांतर माध्य 14 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 14, 3 गुणे 14, 14 तियां 42। और अंतिम 3 का योग निकाल लीजिए, अंतिम 3 का योग निकाल लीजिए, तो 3 गुणे 17, 17 तियां 51। अब देखिए, ये प्रथम 3 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 42, और अंतिम 3 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 51। तो ये इसका योग निकाल लीजिए, यानी कि 3 प्रेक्षण ये, 3 प्रेक्षण ये, तो कुल 6 प्रेक्षण हो गए। 6 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 5 4 9। तो 6 प्रेक्षण का योग कितना निकल गया, 93 आ गया। अब चूंकि 6 प्रेक्षण का योग 93 हो गया और 5 प्रेक्षण का योग पहले ही निकल चुका था, ये देखिए 5 प्रेक्षण का योग है, ये 5 प्रेक्षण का योग है, और ये दोनों 3 प्रेक्षण का योग है, ठीक है। तो ये 6 प्रेक्षण का योग यहाँ निकल गया और 5 प्रेक्षण का योग पहले ही से निकला है 75, ठीक है ना। और 5 प्रेक्षण का योग कितना है भाई, 75 है। अब हमें तीसरा चाहिए, ध्यान से देखें, 6 का योग तो पहले ही निकल गया है और 5 प्रेक्षण का योग 75 है। और यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन जो है वो x3 है, यानी वही निकल जाएगा। और यहाँ पे x3 अगर हम निकालना चाहें तो सिंपल सी बात है, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 6 प्रेक्षण के योग में से 5 प्रेक्षण के योग को माइनस कर देंगे। तो जो कॉमन है दोनों में है वो 2 बार जुड़ गया है, तो जैसे घटाएंगे वो 1 बार निकल जाएगा। तो 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 8 में से 7 जाएगा 1, 18। तो x3 का मान कितना आ जाएगा, 18, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर बटे 3 बराबर 14। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं तिरिये गुणा करके। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 42। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x5 प्लस x4 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा, 17 तियां 51। और इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लिया जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसका जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 15 पचे 75, और यहाँ पे x3 बचेगा। और इन सब का योग निकाल करके आसानी से आप x3 बता सकते हैं। जैसे इन सब दोनों को जोड़ लिया जाए, तो जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, लेकिन x3 2 बार जुड़ा है तो हम यहाँ पे एक ही बार लिखे हैं, तो एक बार और x3 लिख दिया जाए। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 5 4 9। इसका योग कितना आ गया, 93। और शुरू से 5 प्रेक्षण का योग कितना निकल गया, 5 गुणे 75। तो x1 x2 x3 x4 इसका जो मान है वो 75 है, प्लस यहाँ x3 मिलेगा, ये हो जाएगा 93। तो x3 का मान कितना हो जाएगा, 93 माइनस 75, और 93 में से जब 75 निकालेंगे तो आ जाएगा 18। तो x3 का मान आ जाएगा 18। तो ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्यों x3 का ही मान 18 होगा, क्योंकि x3 2 बार जुड़ गया था, तो एक बार घटाने पे एक माइनस हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाना कितना आसान होता है। अब हम इस पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं, ताकि इस पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो आप आसानी से बता पाएँ। जैसे 11 परिणाम का जो औसत है या समांतर माध्य है 11 प्रेक्षण, 11 प्रेक्षण का और 11 प्रेक्षण का जो औसत है वो 50 है। ध्यान दें,
11 प्रेक्षण का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 का औसत 49 हो, चूंकि 11 है तो प्रथम 6 प्रेक्षण का औसत कितना है? 49 है। इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें और आप कोशिश करें इसको लगाने का। और अंतिम 6 प्रेक्षण का औसत 50 49, तो अंतिम 6 का ज़्यादा ही होगा, 52 कर दे रहे हैं। अंतिम 6 का समांतर माध्य से ज़्यादा होगा, तो ये अंतिम 6 का प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 52 है। ठीक है, औसत कहें या फिर समांतर माध्य कहें, दोनों बात एक ही है, तो हम यहाँ समांतर माध्य ही लिख दे रहे हैं। कितना है? देखिए 11 प्रेक्षण का समांतर माध्य 50 है, प्रथम 6 का समांतर माध्य 49 और अंतिम 6 का समांतर माध्य 52। तो आपसे कह रहा है कि छठवां परिणाम क्या होगा या छठवां प्रेक्षण क्या होगा? छठवां प्रेक्षण क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छठवां प्रेक्षण क्या होगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 11 प्रेक्षण का समांतर माध्य 50 है, तो 11 प्रेक्षण का योग निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 11 प्रेक्षण का मतलब आंकड़े, 11 आंकड़े का योग। और योग कैसे निकलता है? योग अभी मैं यहाँ पे लिखा था कि जब भी हम योग निकालें या समेशन ऑफ xi निकालें तो n गुणे समांतर माध्य, बस n और समांतर माध्य से गुणा करिए। जैसे 11 प्रेक्षण का समांतर माध्य 50 है, तो 11 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 11 का 50 में गुणा कर दीजिए, हो गया योग। तो 11 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 11 गुणे 50, मतलब 11 गुणे समांतर माध्य, और 11 × 5 = 55, तो 550 हो जाएगा। तो 11 प्रेक्षण का योग कितना निकल के आ जाएगा? 550 आ जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए प्रथम 6 प्रेक्षण का, ध्यान से देखें, प्रथम 6 प्रेक्षण का योग, प्रथम 6 प्रेक्षण का योग कैसे निकलेगा? तो चूंकि 6 प्रेक्षण है तो 6 से गुणा कर लीजिए, और 6 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है, तो ये 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 6 का 9 में, 54 के 4 5, और 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 9 6 54, 4 5 कैरी आ जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 5 29, ठीक है। और अंतिम 6 प्रेक्षण का योग कितना निकल के आ जाएगा? तो 6 तो रहेगा ही, और अंतिम 6 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है, 52। आप गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 1 कैरी आ जाएगा, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और चूंकि 1 कैरी आया था तो आप उसको ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 31, 312 हो जाएगा। तो देखिए प्रथम 6 पद का योग 294 और अंतिम 6 का योग कितना हो गया? 312 हो गया। कुल 12 टर्म आ गए। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो प्रथम 6 और अंतिम 6 पदों का योग अगर हम जोड़ते हैं तो कुल 12 पद हो जाएंगे। तो यानी कि 12 पदों का योग कितना है? ध्यान से देखें, 12 पदों का योग 294 + 312, आप जोड़ लीजिए, 4 2 6, 9 1 10 के 0, और 3 2 5 और 1 6, 606 आ जाएगा। 12 पदों का योग कितना आ जाएगा? 606 आ जाएगा। और 11 पदों का योग कितना निकल के आया है? 550। 12 पदों का योग कितना निकल के आ रहा है? 606। तो छठवां पद क्या हो जाएगा? चूंकि छठवां पद 2 बार जोड़ा गया है तो वही पद निकलेगा, जो 2 बार जोड़ता है वही निकलता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग सीख चुके हैं। तो छठवां पद क्या हो जाएगा? छठवां पद बराबर, आप ध्यान से देखिए, 606, 12 पदों का योग 606 माइनस 550, 550, आप इसको घटा लीजिएगा, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है छठवां पद निकालना। ऐसे ही तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से समांतर माध्य से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। एक इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है ना, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इजी होते हैं, बस केवल योग निकाल करके घटा देना होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे एक साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 10 प्रेक्षण दिया था और उसका जो समांतर माध्य था वो 20 था। 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। तो 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य 20 है। ठीक है, लेकिन जब गणना किया गया तो उसमें एक टर्म, कोई एक टर्म जो था, जैसे 18 की जगह पर 15 लिखा गया, तो प्रेक्षण समांतर माध्य 20 है, लेकिन गणना के दौरान 18 के स्थान पर कितना लिखा गया है? 18 के स्थान पर 15 लिखा गया है। ध्यान से देखें, 18 के स्थान पर 15 लिखा गया है, तो जब गणना किया गया होगा तो 18 की जगह पे 15 लिखा गया है। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए कि सही समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जब गणना किया गया तो 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना निकला? समांतर माध्य 20 निकला, लेकिन गणना के दौरान 18 की जगह पर 15 लिखा गया। जैसे 18 लिखा था और वहाँ पर कुछ मिस्टेक की वजह से 18 की जगह पे 15 आ गया है। ठीक है, तो सही समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, बस यहाँ पे केवल अंक चेंज रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी मेथड, तरीका सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसलिए जो है आप इसे ध्यान से समझें। तो आप क्या करिए, 10 प्रेक्षण का योग निकाल लीजिए। वही सेम काम, 10 प्रेक्षण की जगह पर पद भी हम यूज कर सकते हैं, 10 पदों का योग। तो 10 प्रेक्षण का योग, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 10 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 10 प्रेक्षण का योग 200 निकल गया। इस हिसाब से जो गलत था उसके हिसाब से 10 प्रेक्षण का योग 200 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे गलती क्या हो गई थी कि 18 के स्थान पर 15 लिखा गया था, अब 15 नहीं चाहिए, अब 18 चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में 10 प्रेक्षण का सही योग, 10 प्रेक्षण का सही योग, देखिए 200 तो गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि इसमें 15 जुड़ा हुआ है, तो 15 मुझे निकाल देना है, तो इसमें से 15 निकाल दीजिए। सही क्या था? 18 था, तो 18 आप जोड़ लीजिए। 200 में से 15 निकाल करके 18 जोड़ दीजिए। बस यही इतना काम आपको करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 200 में से 15 आप पहले माइनस कर लीजिए, क्योंकि 15 गलत था, तो 15 माइनस कर लीजिए, जितना भी आ जाए 18 आप उसमें जोड़ दीजिए। या दूसरे शब्दों में आप ये कहें कि 200 में 18 में से 15 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 203 आ जाएगा। ठीक है ना, आप 200 में से 15 निकालिएगा, 18 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 203 आ जाएगा। तो 10 प्रेक्षण का सही योग 203 आ गया। अब 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य आप बताइए, कितना आसान हो गया। तो 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य कोई भी बता देगा। तो 10 प्रेक्षण का सही योग, तो योग बटे पदों की संख्या, तो योग कितना आ गया? 203। अब पदों की संख्या यानी 10 था, संख्या में तो कोई अंतर नहीं आएगा कि एक हटा और एक आ गया। तो यहाँ पर 10 प्रेक्षण का माध्य कितना निकल जाएगा? 203 बटे 10। अब 10 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 20.3। अब आप देखिए थोड़ा सा समांतर माध्य बढ़ गया, क्योंकि संख्या बढ़ गई थी। सही योग 18 था, 18 के स्थान पे 15 लिखा गया था, कम लिखा गया था, तो समांतर माध्य कम आ गया था। अब नया समांतर माध्य थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो 10 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना निकल के आ गया? 20.3 निकल करके आ गया। देखिए कितना आसान है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन का ये हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए आप अगर सांख्यिकी को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो इससे बेहतर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और गणित को बिल्कुल बेसिक से सीखिए, बिल्कुल अच्छे से सीखिए। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको भी देख लिया जाए। जैसे 4 लड़कियों का औसत भार जो है वो 60 किलोग्राम है। 4 लड़कियों का औसत द्रव्यमान
60 किलोग्राम है। 4 लड़कियों का औसत द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम है। ठीक है। और पहली का जो भार है, पहली लड़की का जो भार है, शेष 3, कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। तो पहली लड़की का द्रव्यमान शेष 3 लड़कियों द्रव्यमान से, शेष 3 लड़कियों के द्रव्यमान का 1/4 है। ध्यान दीजिए, 4 लड़कियों का औसत 60 है, तो 4 लड़कियों का योग निकाल लीजिए, यानी भार का योग या द्रव्यमान का योग निकाल लीजिए। ठीक है। 4 लड़कियों के द्रव्यमान का योग, जब आप इसे हल करेंगे तो आप क्या करेंगे? 4 लड़कियों यानी गर्ल्स के द्रव्यमान का योग, तो 4 लड़कियों के द्रव्यमान का योग कितना निकल जाएगा? तो यहाँ पे औसत कितना दिया है? 60 दिया है, तो 60 का 4 में गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 60 कितना निकल जाएगा? 6 चौक 24, 240 केजी निकल के आ जाएगा। तो 6 लड़कियों का जो योग निकल के आ जाएगा वो 240 आ जाएगा। ठीक है। तो 6 लड़कियों का जो योग है वो 240 आ गया। अब कह रहा है कि पहली लड़की का जो द्रव्यमान है शेष 3 लड़कियों के द्रव्यमान का कितना है? 1/4 है। तो जब 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 लड़कियों का द्रव्यमान 440 है, और कह रहा है कि पहली लड़की का जो द्रव्यमान है शेष 3 लड़कियों के द्रव्यमान का 1/4 है। तो हम ये मान लेते हैं कि पहली लड़की का जो द्रव्यमान है वो x है, तो शेष 3 का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा? चूंकि सब 240 था, तो 240 में से x निकाल दीजिए। ऐसे समझिए कि 4 लड़कियों का जो योग है या 4 गर्ल्स का जो योग है कि द्रव्यमान का जो योग निकला वो कितना निकल के आएगा? 240 आ गया। और एक जो है वो पहली जो लड़की है उसका द्रव्यमान हम x मान लेते हैं, तो शेष द्रव्यमान कितना बचेगा? तो 240 में से x निकाल देंगे, तो शेष 3 लड़कियों का द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली लड़की का जो द्रव्यमान है शेष 3 लड़कियों के द्रव्यमान का 1/4 है, यानी कि यह 1/4 है। तो बराबर कब होगा? जब 1/4 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 240 माइनस x बटे 4, तो यह x के बराबर हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर कर लीजिए, तो ये देखिए ये 4x, 4 का गुणा करेंगे, चूंकि ये बटे में है, बराबर किधर जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 240 माइनस x, अभी x इधर आ जाएगा, तो 4x प्लस x बराबर 240, अभी आ जाएगा 5x बराबर 240 बटे 5x बराबर 240, तो x बराबर 240 बटे 5 आ जाएगा, और 5 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से भाग दे के देख लीजिए, 5 चौक 20, 4 24 और 4 आ जाएगा, और 40 हो जाएगा, 5 बटे 40, तो x का मान कितना निकल के आ गया? 48। तो पहली लड़की का जो द्रव्यमान है 1/4 है, तो पहली लड़की का द्रव्यमान बताइए। ये क्वेश्चन था कि पहली लड़की का जो है द्रव्यमान कितना होगा। तो पहली लड़की का द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा? 48 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना इजी है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुरंत आप योग निकाल लीजिए। सबका एक ही सोल्यूशन, योग निकालिए, n गुणे समांतर माध्य करिए। ठीक है, वहां से आपको आंसर दिखने लगेगा कि आपको काम कैसे करना है। एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ था टैली चिन्ह पर, कि टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं। तो टैली चिन्ह जनरली फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैली चिन्ह का यूज किया जाता है। क्या होता है टैली चिन्ह, उसको पहले समझ लेते हैं। ध्यान से देखें, टैली चिन्ह जो होता है आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 5 फ्रीक्वेंसी को दर्शाना है, तो 5 के लिए हमें टैली चिन्ह ऐसे यूज करेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, और 1 5। अगर हमें 3 को दर्शाना है तो 1 2 3। अगर हमें 6 को दर्शाना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमें अगर मान लीजिए 10 को दर्शाना है तो 1 2 3 4 5, 1 6 7 8 9 10। 12 को दर्शाना है
तो ये दोनों ऐसे बनाइएगा और लास्ट में 2 और कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप टैली चिन्ह को दर्शा सकते हैं। टैली चिन्ह में ये सिंबल यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो चूंकि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था या 18 में आई थिंक, तो टैली चिन्ह से संबंधित, तो हम सोचे कि आपको टैली चिन्ह भी बता दिया जाए ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप ज़रूर सही कर पाएँ। तो ये हो गया टैली चिन्ह से संबंधित। अब माध्यिका क्या होता है या फिर बहुलक क्या होता है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ध्यान से देखें, माध्यिका जो होता है वो किसी भी प्रेक्षण का ठीक बीच की वैल्यू होती है। तो जब भी हम माध्यिका का जिक्र करते हैं, माध्यिका ये ठीक बीच का मान होता है। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना होता है। आंकड़ों को जो है, जो आंकड़े दिए गए रहते हैं उनको आरोही क्रम में रखा जाता है, आरोही या अवरोही क्रम। आंकड़ों को किस क्रम में रखा जाता है? या तो आरोही क्रम में रखा जाता है या फिर अवरोही क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए और जो ठीक बीच की वैल्यू आए वही माध्यिका हो जाती है। अब इसमें पदों की संख्या देखा जाएगा, ये तो चीज़ आप निकाल लीजिए। यदि पदों की संख्या विषम है, यदि पदों की संख्या विषम है, अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका को कैपिटल एम लिखा जाएगा। तो n+1/2वां पद, ये हो जाएगा माध्यिका। ऐसे ही पदों की संख्या अगर सम होती है तो माध्यिका कैसे निकलेगा? n/2वां प्लस n/2 + 1वां पद का समांतर माध्य है, यानी कि 1/2 nवां पद प्लस n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो इस तरह से पदों की संख्या सम हो तो आप माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित, माध्यिका से संबंधित और बहुलक से संबंधित हम आप एक वीडियो और लेकर आएंगे, आप उससे देखेंगे और फिर हम लोग फाइनली ये समझेंगे कि माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। वैसे जो संबंध होता है उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, तो x बार कर दे रहे हैं। तो ये हो गया बहुलक। ध्यान से देखिए, अभी तक जो है माध्यिका पर क्वेश्चंस बहुत कम पूछा हुआ है NMMS एग्ज़ाम में। हालांकि हम इसके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन आप ये संबंध जानते रहिए और माध्य से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको हम पूरा डिटेल आपको पढ़ा दिए हैं। तो माध्यिका पर एक वीडियोज मेरी अलग से आएगी, इस वजह से हम उसको पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये संबंध आप जानिए कि बहुलक क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। और बहुलक के केस में क्या होता है, आप इसे थोड़ा सा जान लीजिए। बहुलक जो होता है ये सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आती है वो मान होता है बहुलक। जैसे किसी भी प्रेक्षण में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे 3 4 5 5 6 5 3 5 5 2 5 3 5, तो इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? आप देखिए 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 5 आया है और सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बहुलक भी निकालना बहुत आसान हो गया। एक साल क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जिसे आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। तो आरोही या अवरोही क्रम में रख करके निकाला जाता है, तो वो उसको कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो माध्यिका होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना हुआ था, अगर पदों की संख्या यहाँ पे विषम होती है तो n+1/2वां पद से आप माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर पदों की संख्या सम होती है तो वहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा जिक्र कर ही देते हैं। तो यहाँ से माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 पहले लगा दीजिए, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। आप यहाँ से आसानी से मान निकाल सकते हैं। कोई भी आंकड़ा दिया गया रहे उसे पहले आरोही क्रम में रख लीजिए। आरोही क्रम में अगर पदों की संख्या विषम है, जैसे 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं और आपको इसका माध्यिका निकालना है।
तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 9, यानी कि ये विषम है। तो यहाँ पे n बराबर 9 आ गया और ये क्या है? विषम है। तो हम यहाँ पे माध्यिका निकालना चाहते हैं, तो चूंकि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, अगर आरोही क्रम में न रहे तो आप उसे पहले आरोही क्रम में रख लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि पदों की संख्या विषम है इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका m इज इक्वल टू n+1/2वां पद, ठीक है। तो n+1/2वां पद, अब ये हो जाएगा 9+1/2वां पद। अब 9 1 10/2, 10/2 मतलब 5वां पद। अब 5वां पद क्या है? 1 2 3 4, 5वां पद यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5वां पद 5 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 5वां पद यहाँ पे कोई दूसरा आंकड़ा दिया रहता, 5वां पद कुछ और आ जाता, तो जो आता यहाँ पे वही आंसर हो जाता। अब यही इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और बढ़ा दें, यहाँ पे क्या कर दें? यहाँ पे 10 कर दें, तो अब पदों की संख्या क्या हो जाएगी? पदों की संख्या सम हो जाएगी। उसको इस फार्मूले पे रख करके आंसर करना होगा और जो आंसर आएगा वो उसका माध्यिका हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना था। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो आप आज सांख्यिकी से संबंधित एक एक चीज़ क्लियर कर दिए हम, और इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्य होता है। इसे जरूर तैयार करके जाइएगा, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है 2023 में, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और बाकी माध्य से संबंधित तो एक एक चीज़ मैं आपका क्लियर कर दिया हूँ, माध्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इस तरह से अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।